आज मैं डॉक्टर अंकुर मेडिसिन डिपार्टमेंट से आप लोगों के सामने एक नैरेटिव पोएट्री लेके आया हूँ। नैरेटिव पोएट्री होती है कि एक कहानी जो कि पोएम के रूप में आपको सुनाई जा रही है। इट्स सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम ए ट्रू स्टोरी फ्रॉम ए मैन, एक स्ट्रेंजर था हु आई मेट इन 2019 ऑन द मुंबई एयरपोर्ट। और somehow हमारी फ्लाइट थोड़ा डिले थी तो वी टॉक्ड थोड़ा सा आपस में। फ्लाइट साइड की सीट थी, सेम फ्लाइट था, तो 3-4 आवर्स की जर्नी में हमने आपस में हमारी वाइब मैच हुआ। हमने बहुत सारे डिस्कस किया अपनी चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में। तो व्हेन ही टोल्ड अबाउट हिज स्टोरी कि क्या क्या हुआ उसके लाइफ में, हाउ ही फाइंड आउट थिंग्स, उसी के बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। और इसका नाम रखा है मैंने खरीदारी। मैंने खुद ही लिखी है ये। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैं शुरू करता हूँ। ये 26-27 साल के उस नौजवान की कहानी है जिसके घर में एक छोटी बहन है और उसके पिताजी जो कि बीमार रहते हैं। वो अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं और किस तरीके से उसको धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने रिश्ते वापस मिलते जो कि एक ज़माने पहले खो गए थे। उसको पता ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी थे। सुनते हैं। आज बादल सुबह से घनघोर गरज रहे थे, गरज गरज कर बरस रहे थे। शाम हो चली थी, दफ्तर से घर जाना था तो मजबूरी में मैंने टैक्सी कर ली। अक्सर जिन रास्तों को पैदल चलता हुआ महसूस करता था मैं, अक्सर जिन रास्तों को पैदल चलता हुआ महसूस करता था मैं, आज टैक्सी की रफ्तार में, अंधेरे में और बारिश की तेज धार में देख नहीं पाया। हल्की हल्की ठंड लग रही थी, तेज सर्द हवाएं चल रही थी। घर जाने को देरी हो रही थी और मुझको बहुत जोरों से भूख लग रही थी। तो चलते चलते सोचा कि आज कुछ खा लिया जाए। तो पास की दुकान से एक गर्मा गर्म पराठा बनवाया। आधा अपनी छोटी बहन के लिए रखकर आधा मैं खाने ही वाला था कि वही मंदिर की सीढ़ियों के पास मुझको बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। तेज बारिश में भी वही सीढ़ियों पर बैठा हुआ, भीगता हुआ, कांपता हुआ, एक कुत्ते के पिल्ले को अपनी बाहों में जकड़कर बैठा हुआ। यह देख मैंने टैक्सी को रुकने को कहा। उस बूढ़े बाबा की लाचारी देख मैं उसके पास गया। मैंने उस बूढ़े बाबा को खाना देते हुए पूछा, आज सुबह से भूखे हो या कुछ मिला है खाने को? इस पराठे में पेट भर जाएगा ना, या मैं जाऊं कुछ और लाने को? कई सालों से काम पर मैं आते जाते किसी रास्ते से गुजरता था, तब अक्सर इस बाबा को देखा करता था। राहगीर लोग कुछ ना कुछ दे दिया करते थे खाने को। आज बारिश भी सुबह से हो रही है, शायद मंदिर भी ना खुला हो। फटा हुआ काला कोट और फटी हुई काली पतलून, सफेद रंग की कमीज और काले रंग की बिलाई की टोपी, हाथ और चेहरे पर झुर्रियां, सफेद लंबी दाढ़ी, मोटी मोटी सफेद आंखों की भौहें और सफेद घने सर के बाल। हाथ में कुत्ते का पिल्ला जिसको वो बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था, और पास में पड़ी थी एक छड़ी जिस पर दहाड़ता हुआ शेर बना था। मैंने खाना दिया फकीर को, तो वो कहने लगा मुझसे, कोई सौदागर है जो बीते हुए पलों को बेचता हो? अगर है तो उससे कहो मेरे दर पे जरूर आए, हर कीमत अदा की जाएगी। ऐसा सुन मैं काफी अचंभित था। वो फकीर कुछ अलग था। एक दमदार भरी आवाज थी उसकी, फकीर मेरी कोई शाही सी बात थी उसकी। मैंने उस फकीर से उसका नाम पूछा तो वो बोला, फकीर अब फकीर ही करता है, मगर उसको एक सौदागर की तलाश है जो उसके बीते हुए पलों को लौटा दे। जा फकीर दुआ देता है तुझको कि इस निवाले के बदले ऊपर वाला तुझको नेमतें बरसे। मैं वापस आकर टैक्सी में बैठ गया और घर आ गया।
छोटी बहन के साथ खाना खाया और फिर अस्पताल पापा को देखने चला गया। अब अक्सर मैं मंदिर पर रुकता था, उस फकीर को खाने को देता था। पंडित से, आसपास के लोगों से उस फकीरा के बारे में पूछता था। किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन है और कहां से आया है। सब कहते हैं कि वर्षों से यहीं बैठा है, ना जाने क्या गम पाया है। ना तो पागल लगता है, ना ही किसी को परेशान करता है। कुछ देते हैं तो चुपचाप खा लेता है, नहीं देते हैं तो भूखा ही रहता है। ना कभी कहीं जाता है, ना ही सीढ़ियों से मंदिर के अंदर आता है। पता नहीं क्या चाहता है। पैसे दो तो खुद की फकीरी भूल उनको और फकीरों में बांट देता है। खुद भूखा रहता है मगर अपने कुत्ते को खाने को जरूर देता है। कौन जाने क्या बात है, क्या ऊपर वाले की माया है। शायद कोई पाप किया है, तभी पश्चाताप के लिए मंदिर में आया है। रोग तो है कुछ उसके दिल में, मगर किसी को कुछ नहीं बताता है। तरस आता है इस पर, मगर कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे ही आता है। आज दुख है तो आशा करते हैं कि इसके जीवन में कल सुख की रोशनी जरूर रहेगी। हाँ, अगर कुछ पूछो तो अक्सर बादशाहों की तरह कहता है, कोई सौदागर है जो बीते हुए फलों को बेचता हो। अगर है तो उसको कहो कि मेरे दर पे जरूर आए, हर कीमत अदा की जाए। कई महीने यही सिलसिला चलता रहा। मैं उसको फकीरा बाबा कहता था। मेरी तरह और बहुत से लोग थे जो फकीरा बाबा को खाना देने आते थे और फकीरा बाबा सबको वही सौदागर वाली बात सुनाते। एक दिन मेरे पिताजी ज्यादा बीमार हो गए। अस्पताल तक जाते जाते सांसें कुछ धीमी होने लगी, शरीर कुछ ठंडा पड़ गया और आवाज कुछ कम सी होने लगी। उन्होंने एक पर्ची पर कांपते कमजोर हाथों से कुछ लिखा और मुझको देकर बोले, यहाँ चले जाना जो मैं ना रहा। मैंने पूछा कि वहां जाकर किससे मिलूं, किससे क्या कहूं, ये तो बताओ। वो कुछ बता पाते इससे पहले ही धीमी सांसें रुक गई। सारी रात में चुप रहा और मेरी छोटी बहन राधा फूट कर रोती रही। कुछ दिन बाद उस पते पर गया जहां मेरे पिताजी ने जाने को कहा था। वहीं जाकर देखा तो मैं हैरान था। मेरे ही दफ्तर का अफसर उस जमीन का मालिक था। वो एक आलीशान बंगला था। दीवारों पर हिरन और शेर के सरों की प्रतिमाएं टंगी थी। जमीन पर हर तरफ रंगीन कालीनें बिछी थी। मैंने अफसर को नमस्कार करके सारा किस्सा सुनाया। मेरे पिताजी की अकस्मात मृत्यु पर पहले तो उसने शोक फरमाया, फिर मेरे पिता का नाम जानकर थोड़ा घबराया और मुझको एक दीवार पर टंगी बड़ी सी तस्वीर को दिखाया। मेरी नजर थोड़ी डबडबा गई, थोड़ा मुझको चक्कर सा अनुभव भी हुआ। मेरी सांसें तेज हो चली और मेरा गला सूख गया। तस्वीर में मेरे पिताजी सा हूबहू चेहरा अपनी जवानी के दिनों में ऐंठ कर खड़ा था और साथ में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। कौन था न जाने क्यों जाना पहचाना लग रहा था। काला कोट, काली पगड़ू, सफेद कमीज और सर पर वही विलायती टोपी, हाथ में छड़ी जिस पर सोने का दहाड़ता हुआ शेर बना था। इनको देखकर मुझको फकीरा बाबा याद आ गया। होना हो फकीरा बाबा ही है, क्या कहानी है, दिमाग में हजार सवाल आते। मैं बोल पड़ा, ये तो मेरे पिताजी हैं, मगर ये साथ में कौन है अफसर जी? मेरे अफसर मुस्कुरा कर बोले, ये मेरे मालिक हैं और तुम्हारे दादाजी, मगर ना जाने कहाँ है, कुछ पता नहीं। वर्षों पहले तुम्हारे पिताजी किसी दूसरी जाति की महिला को से शादी कराए थे। घर लाने पर मालिक उन पर बहुत बुरा चिल्लाए थे। बारिशों
बारिशों का मौसम था। उस रात पानी बहुत जोरों से बरस रहा था। गुस्से में उसी रात मालिक ने दोनों को घर से निकाल दिया। गम में कुछ महीनों बाद मालकिन का देहांत हो गया और धीरे धीरे फिर मालिक का भी चित्त शांत हो गया। मालिक ने छोटे मालिक को बहुत मनाया, मगर छोटे मालिक एक बार भी नहीं माना। इसकी काली नजर लगे इस घराने को खुदा जाने। छोटे मालिक की गरीबी देखकर बड़े मालिक रोते थे रात में, कैसा होगा मेरा बेटा, कैसी होगी मेरी बहू, पूछते थे मुझसे बात बात में। फिर एक रोज बिना बताए छोटे मालिक न जाने कहां चले गए। मालिक ने बहुत खोजा मगर वो कहीं नहीं मिले। तब मालिक ने मुझको बुलाया और कहा, मैं जा रहा हूं कहीं। कहा, बिल्कुल मत पूछना, ना ही मुझको ढूंढने की कोशिश कर। जब तक मैं नहीं लौटता तब तक ये लो, मेरी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम लिखती है। मैं रिश्तों की खरीदारी के लिए जा रहा हूँ। जो मैं या मेरा वारिस वापस आए तो तुम जानते हो कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। भरोसा है तुम पर। ढूंढो कोई ऐसा जो मेरे बीते हुए पलों को लौटा सके। मेरे घर में, मेरी कंपनी में, मेरे मन में और मेरे बेटे की जगह ले सके। जो कोई ऐसा मिले तो उसको कंपनी के ऊंचे ओहदे पर रखना। मैं एक रोज जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। तब तुम्हारी वफादारी की कीमत अदा की जाएगी और मेरे पापी और अशांत आत्मा को शांति मिल पाएगी। तब से मैं हर काबिल को कंपनी के ऊंचे पद पर रखता हूँ कि किसी रोज तो आएंगे मालिक वापस, यही आशा करता हूँ। यह देखकर मैं अफसर को लेकर मंदिर तक गया और वहां जाकर फकीरा बाबा से मिला। उनके आगे में खाने का निवाला लेकर बैठा तो वो बोल उठे, कोई सौदागर है जो बीते हुए पलों को बेचता हो? अगर है तो उससे कहो कि मेरे दर पे जरूर आए, हर कीमत अदा की जाए। यह देख मैं और मेरा अफसर रो पड़े। मैंने अपने आंसू पूछे और बोला, हाँ है एक ऐसा सौदागर जो बीते हुए पल बेचता है। ये देखो मैं साथ में लाया हूं, ये आपको मालिक कहता है। अगर मैं कहूं कि मैं आपका पोता हूं और आप मेरे दादा, क्या आप चलेंगे मेरे साथ मेरे घर, जहां इंतजार कर रही है छोटी राधा? राधा आपकी पोती है, आपका बेटा और बहू नहीं है। दादा खड़े हुए, बहुत सहा आपने, आओ अब घर चले। कहो दादा, क्या आपके चेहरे पर इस बात से मुस्कान आएगी? कीमत अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह रिश्तों की खरीदारी है, आपके गले लगाने से पूरी हो जाएगी। देखो मैं भी यूथ में थी, मेरा इफेक्ट देखो, मेरा इफेक्ट मतलब मैं जहाँ जाती हूँ मेरा टैलेंट से मैं लोगों पे आ जाता है। वी आर वेरी प्राउड। और है भाई है देखो, पहले हम हाड़ी में थे तो जतिन आ गया, समझिए ना, यूसीएम में सालों का जलवा तुमने देख ही लिया। और जब से वीएनएनसी में आए तुम देख लो कल्चरल क्लब चला रहे। ताली मारो सबको मेरे साथ। बड़ी तासीर होती है, तासीर। ऐसा है कि अब तुम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो तो तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम तो एंटीआर हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर कोई अच्छी इन्फ्लुएंस असर ही नहीं कर सकती। हम तो 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है बेटा। अच्छा मैं नेक्स्ट, अब कौन आ रहा है? अब फिर से कैट वॉक होगी। The cats are here to walk.